हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? क्या 52 वर्ण हैं, 54 हैं, 42 हैं या फिर 55 हैं? तो हिंदी भाषा के वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है विकल्प ए सही होगा, 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजन पूछे जाएं अगर, तो आप क्या बताएंगे? कुल व्यंजन 33 होते हैं, जिनमें 25 स्पर्श होते हैं, 4 आपके क्या रहेंगे? तो आपके रहेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, और 4 आपके क्या रहेंगे? तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन रहेंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, हिंदी में कौन सा व्यंजन काकल्य कहा जाता है? आपको बताना है काकल्य व्यंजन कौन सा होगा। क्या चा होगा, प होगा, हा होगा या फिर ट होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप बताएंगे कि काकल्य व्यंजन क्या होता है? तो हा होता है। ठीक है, हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बताएंगे कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। चा का उच्चारण स्थान की बात करें तो ये तालु होता है, पा का ओष्ठ होता है, और ट जो है ये मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन भी इसे कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 3, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? कि जो मात्रा की स्वर होता है, स्वर की जो मात्रा होती है उसे क्या कहेंगे? क्या वर्ण कहते हैं, समरूप या ग्रेफिम कहते हैं, रूप कहते हैं या फिर शब्द कहेंगे? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? तो आप बताएंगे कि विकल्प बी सही होगा। मात्रा स्वर को हम लोग ग्रेफिम कहते हैं या फिर इसे समरूप कहा जाता है। ओके, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आपको बताना है कि दही क्या है। क्या स्त्रीलिंग होगा, क्या पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा? तो अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी भाषा में, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो दही यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दही आपका विकल्प भी हो जाएगा, पुल्लिंग का होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि पुल्लिंग जो है शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? क्या रत्न हो जाएगा, क्या मोती हो जाएगा, नकल हो जाएगा या फिर बचपन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? तो आप बताएंगे विकल्प सी, नकल आपका पुल्लिंग शब्द नहीं होगा। ओके, तो नकल अगर पुल्लिंग शब्द नहीं है तो ये क्या है? तो आप जानते हैं कि स्त्री जो हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या दाती होगा, क्या दात्री होगा, क्या दात्री होगा या फिर धात्री होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग बनेगा उसे दात्री कहेंगे, अर्थात विकल्प सी आपका सही होगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 7, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। कि जो तपस्वी है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या तपस्विनी होगा, तपसी होगा, तापसी होगा या फिर तपस्या होगा? तो यहाँ जो विकल्प हो जाएगा वो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा। ओके, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। कि जो शब्द दिया है उच्चारण, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? कि जब इसे तोड़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? क्या उच्च धन आरण हो जाएगा, क्या उतः धन चारण होगा, क्या उत धन चारण हो जाएगा या फिर उचः धन चारण हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप जब उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका उत धन चारण हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। अगर आपका उच्चारण में संधि पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। क्लियर है? आपसे संधि पूछेगा तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार होते हैं। एक को हम लोग स्वर संधि कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहेंगे?
व्यंजन और तीसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे ये विसर्ग संधि हो जाएगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कितने, तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9, नि धन पाप में कौन सी संधि है? नि धन पाप में कौन सी संधि होगी? क्या गुण संधि होगी, क्या स्वर संधि होगी, क्या विसर्ग संधि होगी, या फिर अयादि संधि होगी? तो कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा, तो आप बताएंगे ना के बाद विसर्ग लगा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? इनमें कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? क्या दीर्घ संधि नहीं होगी, गुण संधि, यण संधि, या फिर विसर्ग संधि? तो आप बताएंगे कि स्वर संधि जब भी आपकी बात की जाएगी संधि की, तो आप संधि के 3 प्रकार बताएंगे। कौन सा? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ये 3 तो संधि के प्रकार हैं, तो यहाँ आप समझ जाएंगे कि कौन सा संधि नहीं होगा, स्वर संधि का प्रकार, तो आप कहेंगे विसर्ग संधि जो है संधि का प्रकार नहीं होगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? दीर्घ संधि होगी, गुण संधि, यण संधि, और क्या बताएंगे आप लोग? वृद्धि, ये चौथा आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, और आप बताएंगे अयादि। क्या? अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 3 यहाँ दिए हुए, 2 हमने बता दिया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 11, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास होगा, क्या अव्ययी भाव समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा, या फिर द्विगु समास हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? वैसे तो जहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, लेकिन जब कोई शब्द 2 बार रिपीट होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होता है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहला पद यहाँ अव्यय होगा, ये धीरे जो है ये आपका अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, संन्यास शब्द में कौन उपसर्ग है? यानी कि संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्या शम उपसर्ग लगा है, सम लगा है, शनि लगा है, या फिर यास उपसर्ग लगा है? तो आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकल्प ए, शम आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? क्या नि उपसर्ग होगा, क्या नि उपसर्ग होगा, क्या निर, ये वाला उपसर्ग होता है, हलंत वाला उपसर्ग होता है निर उपसर्ग, या फिर निर्गु उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, तो आप बताएंगे निर्गुण में जो है विकल्प सी यानी कि निर उपसर्ग होगा, और जब इसका विच्छेद करोगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, निर्धन गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? क्या खिल है, खेल है, औना है, या फिर ना है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो मूल शब्द होगा वो खेल हो जाएगा। ठीक है, खेल से बना है खिलौना। ओके, प्रश्न संख्या 15, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या कृदंत प्रत्यय है, क्या तद्धित प्रत्यय है, क्या स्त्री प्रत्यय है, या फिर प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे, पांडव में कौन सा प्रत्यय लगा होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प बी हो जाएगा। पांडव में आपका तद्धित प्रत्यय होगा। संज्ञा शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जबकि क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या ने हो जाएगा, तपसी होगा, निम्ब होगा, या फिर दाक होगा? तो यहाँ पर कौन सा तत्सम नहीं है?
तो आप बताएंगे कि नेह जो है विकल्प ए आपका तत्सम नहीं है, इसका तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम स्नेह होता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो फिर से आपको यहाँ पर तत्सम बताना है, क्या कुसुम तत्सम नहीं होगा, क्या भूसिका तत्सम नहीं होगा, क्या वस तत्सम नहीं है, या फिर नेह तत्सम नहीं है। कौन सा यहाँ पर शब्द हो जाएगा, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर भी आपका नेह शब्द है जो तत्सम नहीं है, और नेह शब्द का तत्सम स्नेह होता है, अभी पीछे मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, क्या ये फ्रेंच हैं, क्या अंग्रेजी हैं, क्या पुर्तगाली के हैं, या फिर जापानी के हैं। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप बताएंगे गमला और आल्पिन जो है ये आपके पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, पुर्तगाली शब्द हैं। अगर शब्द की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, शब्द उत्पत्ति के आधार पर, यह आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 4। कौन से, तो आप कहेंगे तत्सम। दूसरा क्या होगा, तो आप बताएंगे तद्भव। अगला क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे देशज। और चौथा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे विदेशज हो जाएगा। पांचवा, अगर आपको 4 विकल्प नहीं लगे मिलेगा तो आप 5 लगा देंगे, जिसमें पांचवा आप कहेंगे संकर शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है, संकर शब्द होता है। और संकर शब्द क्या होता है, 2 भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 19। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है कि शैशव शब्द से क्या बनेगा शब्द, शैशव क्या है। तो क्या हो जाएगा, क्या भाववाचक होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर पदार्थवाचक। तो यहाँ पर शैशव से क्या बनेगा, शैशव क्या है, तो आप कहेंगे ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 20। संज्ञा का भेद नहीं होता है। आपसे पूछा गया है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है, क्या व्यक्तिवाचक नहीं होता है, जातिवाचक नहीं, निजवाचक या भाववाचक। कौन सा ऐसा विकल्प है जो संज्ञा का भेद नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 5। कौन सा, तो आप बताएंगे एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और क्या बताएंगे आप कहेंगे समूहवाचक, क्या समूहवाचक संज्ञा, और अगला क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। 5 संज्ञा के भेद होते हैं, जबकि निजवाचक जो है ये संज्ञा नहीं होती। अगर निजवाचक संज्ञा नहीं होती तो क्या बताएंगे, तो निजवाचक क्या होता है, ये आपका सर्वनाम का भेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, सुनने वाले के लिए और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, आप नोट करेंगे भाई, उत्तम पुरुष। अगला क्या होगा, तो आप उसे कहेंगे मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। और तीसरा क्या होगा, तो उसे आप कहेंगे अन्य पुरुष। क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। अगर सर्वनाम के भेद की बात करेंगे तो आप कहेंगे 6 भेद होते हैं। कुल सर्वनामों की संख्या बताएंगे तो आप कहेंगे 11 होती है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, क्या होगा। तो पहली बात, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का क्या होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो आप कहेंगे कौन। ठीक है, या फिर कुछ। ठीक है, कौन या फिर कुछ। अब बात करते हैं
कि करण कारक, करण कारक का जो आपका करण कारक, ठीक है, करण कारक, तो करण कारक का परसर्ग, परसर्ग यानी कि चिन्ह क्या होगा, कारक चिन्ह, तो आप कहेंगे करण का कारक चिन्ह का होता है से, तो आप कौन सा बताएंगे, से लगना चाहिए, यानी कि किन्हीं से। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, योग्य व्यक्ति ही पहचाना क्या है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना क्या है जाता है। योग्य व्यक्ति, ये कुछ इसमें मिस्टेक हो गया है कि योग्य क्या है। आप सीधे बताएंगे कि योग्य व्यक्ति, यहाँ योग्य व्यक्ति में योग्य क्या है, क्या यह सार्वनामिक विशेषण है, क्या परिमाणवाचक विशेषण है, क्या संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है। यानी कि व्यक्ति की जो विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है कि वह योग्य है, तो योग्य कैसा शब्द है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या परिमाणवाचक विशेषण है, क्या संख्यावाचक, या फिर गुणवाचक। तो आप कहेंगे कि योग्य क्या है, तो उसका गुण बता रहा है, योग्यता के बारे में बता रहा है, तो आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण है योग्य, अर्थात विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 24, सरीखा शब्द में विशेषण है कि सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण होगा, क्या गणनावाचक विशेषण हो जाएगा, क्या गुणवाचक विशेषण होगा, क्या समुदायवाचक विशेषण होगा, या फिर क्रमवाचक विशेषण होगा। सरीखा का मतलब क्या होता है, सरीखा का मतलब होता है समानता दर्शाना। ठीक है, क्या समान, यानी कि के जैसा, के जैसा, यानी कि के जैसा मतलब उसके जैसे गुणों की बात कर रहा है, अर्थात विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सरीखा जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाण का मतलब क्या होगा कि माप तौल की बात होगी, क्या माप तौल, ठीक है, माप तौल, तो क्या क्षण भर हो जाएगा परिमाणवाचक, क्या निसंदेह होगा, अन्यत्र होगा, या फिर अत्यंत होगा। अत्यंत, अति, इसमें क्या लगा अति, और अति का मतलब क्या है ज्यादा, ज्यादा क्या होगा, तो आप कहेंगे यही तो परिमाण है। ठीक है, क्या है, यही तो परिमाण है। अति कहाँ पर लगा है, किस में लगा है, तो आप कहेंगे अत्यंत में जो है अति लगा हुआ, यानी कि विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यंत जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, आपको बताना है कि विशेषण नहीं है। क्या श्रव्य विशेषण नहीं है, क्या सर्व विशेषण नहीं है, क्या गर्व विशेषण नहीं है, या फिर भव्य विशेषण नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो विकल्प होगा ये आपका गर्व हो जाएगा, ये आपका विशेषण नहीं होगा। गर्व आपका क्या है, ये आपका विशेष से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, रात भर, यानी कि रात भर जो है ये रेखांकित है, जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें बताना रेखांकित शब्द को पहचानिए कि जो रेखांकित शब्द यानी कि रात भर है यह क्या है, क्या यह संबंध सूचक अव्यय है, क्या यह विशेषण है, क्या यह भाववाचक संज्ञा है, या फिर समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे कि रात भर जो है ये आपका संबंध सूचक अव्यय है, विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, क्या आज अव्यय नहीं होगा, क्या कल अव्यय नहीं होगा, क्या इधर अव्यय नहीं होगा, या फिर किसे अव्यय नहीं है। तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा अव्यय नहीं है। अव्यय वे पद होते हैं जिनमें क्रिया, काल या लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन न हो सके, उसे हम अव्यय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प होगा, विकल्प डी हो जाएगा। किसे जो है ये आपका अव्यय पद नहीं है, इसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। आप किसे को आप क्या लिख सकते हैं, किसको, है ना, आप किनको लिख सकते हैं, किसका लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा होगा, क्या सर्वदा होगा, सर्वत्र होगा, इतना होगा, या फिर गलत होगा। तो क्या परिमाणवाचक में क्या आता है, तो आप कहेंगे क्या आता है, इतना, उतना, है ना। तो
तो कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे इतना जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन निपात का भेद है? कौन निपात का भेद है? क्या तुलनाबोधक निपात का भेद है? क्या आदरबोधक है? क्या प्रश्नबोधक है? या फिर उपर्युक्त सभी हैं? तो कौन सा यहाँ पर निपात का भेद हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है उपर्युक्त सभी यानी कि सभी निपात के भेद हैं। ओके। प्रश्न संख्या 31, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची कौन सा है? तो क्या विहार हो जाएगा, क्या इला होगा, क्या आश्रम होगा, या फिर गेह हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि घर का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो गेह हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसको आप लिखेंगे क्या? गृह कहेंगे, आप निकेतन कहेंगे, क्या कहेंगे? निकेतन कहेंगे, आप इसी को आलय कहेंगे। ठीक है, ये सभी आपके घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 32, दुर्गा का पर्याय बताइए कि दुर्गा का पर्याय क्या हो जाएगा? क्या भारती हो जाएगा, क्या श्री हो जाएगा, धात्री हो जाएगा, या फिर ज्योत्सना हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है जिसमें दुर्गा का पर्यायवाची दिया हुआ है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे दुर्गा का पर्याय क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि दुर्गा का पर्याय धात्री हो जाएगा। भारती की बात करें तो भारती किसका है? तो आप बताएंगे ये सरस्वती का पर्यायवाची है। श्री किसका है? तो आप बताएंगे ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और ज्योत्सना जो है ये किसका है? तो आप बताएंगे ये उजेरिया का पर्यायवाची है, उजेरिया। ठीक है, चांदनी जिसे आप बोलते हैं, जो चांद से जो प्रकाश होता है उसके उजाले को ही ज्योत्सना कहा जाता है, उजेरिया कहा जाता है, या फिर चांदनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 33, अपसरण का विलोम बताइए कि अपसरण का विलोम क्या होगा? क्या अभिसरण होगा, अवसरण होगा, शरण, या फिर उपसरण होगा? तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अभिसरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 34, रथी का विलोम क्या होगा? क्या रथी का विलोम क्या सारथी होगा, आरथी होगा, विरथी होगा, या फिर महारथी हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? तो आप बताएंगे कि रथी का विलोम जो होगा वो विरथी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, प्राकार और प्रकार शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी कि प्राकार का अर्थ क्या है और प्रकार का अर्थ क्या है? क्या चार दीवारी किस्म होगा, क्या ढंग या तरीका होगा, क्या घेरा या अर्थ होगा, क्या रोकना या फिर चलना होगा? तो क्या हो जाएगा? प्राकार और प्रकार। तो आप बताएंगे यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, चार दीवारी और किस्म बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? क्या अनाज और दूरदेश होगा, क्या भोजन और दूसरा होगा, क्या अनाज और दूसरा होगा, क्या खर्चा और पूरा होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो है अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 37, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? जो हड़ौती बोली है ये कहाँ बोली जाती है? क्या राजस्थान में बोली जाती है, क्या महाराष्ट्र में बोली जाती है, या जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, या फिर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? तो आप बताएंगे कि हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थानी को हड़ौती भी बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, क्या मराठी बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, क्या कश्मीरी बोली जाती है, या फिर आप कहेंगे डोगरी बोली जाती है, क्या डोगरी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, क्या? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ओके। प्रश्न संख्या 38, कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या पाणिणति शुद्ध है, क्या परिणति शुद्ध है, क्या परिणति शुद्ध है, या पारिणति शुद्ध है? कौन सा शुद्ध शब्द लिखा है? तो आप कहेंगे कि परिणति, यानी कि विकल्प सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 39, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? श्रुति लिपि का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या श्रुत लिपि होगा, क्या श्रुत लिपि होगा, क्या श्रुलिपि होगा, या फिर श्रुत लिपि होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे श्रुति लिपि का जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा श्रुत लिपि, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो आज महत्वपूर्ण
39 प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास किया है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ बेहतर सीखा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो भी भाई बहन नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।